विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, चाहे आप बिगिनर हो, वेटरन हो या रैंकर हो, विद इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आप फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। इन दिस सीरीज आई चेंज द वे यू लुक एट मीन्स क्वेश्चन, आई शिफ्ट योर अप्रोच फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन to a more objective and scientific way of decoding the means question. Now moving on, इस 5 लेक्चर्स के थ्रू आप क्या सीखने वाले इस कोर्स में वो जान लेते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यूपीएससी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है तो टोटल कितने टाइप्स हैं जो हमें सीखने हैं। उसके बाद चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट अपने आंसर में लिख रहे हो, अगर कोई भी डिमांड का कंपोनेंट मिस हो गया तो उस पर्टिकुलर डिमांड पे जो रिस्पेक्टिव नंबर है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे और आपको मार्क्स उतना नहीं मिलेगा जितना चाहिए। सो इस आंसर को लिखने से पहले ये पूरी पेज स्पेसिंग आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। अब जो हमने सीखा है उसको कुछ टॉपर्स कॉपी से बैक करने की कोशिश करते हैं। यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट आवर स्मैश मेंस प्रोग्राम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेंस आंसर राइटिंग कोर्स। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 5 लेक्चर्स इन द सीरीज। इस सीरीज़ को हमने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है जो इस बार मेंस 26 में अपीयर करने वाले। विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, चाहे आप बिगिनर हो, वेटरन हो या रैंकर हो, विद इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आप फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। In this series, I'll change the way you look at means question. I'll shift your approach from the traditional one to a more objective and scientific way of decoding the means questions. Now, in this particular series, हमने recent के जो toppers हैं उनके copies के बहुत सारे screenshot यूज़ किए हैं to back our methods and frameworks to ensure that कि जो भी हमारे methods और frameworks हैं they are in align with the evolving demands of UPSC. Now, moving on, इस 5 lectures के थ्रू आप क्या सीखने वाले इस कोर्स में वो जान लेते हैं। The first lecture would be on structuring different types of question. Now, before you write anything in the copy, आपको अपने आंसर का एक mental architecture प्रिपेयर करना पड़ता है and that is by decoding the question. यानी कि आपको लिखने से पहले क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन की थीम डिमांड क्या है, क्वेश्चन के जो डिमांड्स हैं वो इम्प्लिसिट हैं या एक्सप्लिसिट हैं, कोर पार्ट नॉन कोर पार्ट कौन सा है। So all these things you will learn in the today's lecture, that is the first lecture. In the second lecture, you will learn how to decode the directives of the question. अगर आपने मीन्स के क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपको उसमें टर्म्स मिले होंगे, फॉर एग्जांपल एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, डू यू एग्री, डिस्कस, इवैल्यूएट, टू व्हाट एक्सटेंट। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स कैरीज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और वो आपको बताते हैं कि आंसर को किस तरीके से अप्रोच करना है बेसिकली। नाउ अगर क्वेश्चन में डिस्कस लिखा हो और उसकी जगह मैं डू यू एग्री लिख दूँ तो आंसर कैसे चेंज होगा, ये सारी समझ आपको इस सेकेंड लेक्चर से मिल जाएगी। नाउ द थर्ड लेक्चर वुड बी राइटिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शंस एंड फ्रेमवर्क फॉर दैट। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन की डिमांड को तो मीट कर लेंगे बट दे डोंट नो एक्चुअली हाउ टू स्टार्ट द आंसर। बेसिकली दे डोंट नो हाउ टू राइट अ इंट्रोडक्शन। और इवैल्यूएटर चाहे आपके आंसर का कुछ भी और पढ़े या ना पढ़े, इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ता है। सो अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता तो दैट इज अ प्रॉब्लम सिचुएशन फॉर यू। सो इन द थर्ड लेक्चर यू विल लर्न द फ्रेमवर्क, साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स टू हाउ टू राइट अ बेटर इंट्रोडक्शन। Similarly, the fourth lecture would be on frameworks for writing better conclusions, right? Now, all these 4 lectures, they'll help you in GS 1, 2, 3 and 4. Particularly in GS 4, जो थ्योरी के 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें ये चारों लेक्चर्स आपको हेल्प कर पाएंगे। बाकी बचे हुए 3 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस और 6 केस स्टडी, उनको डील करने के लिए अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आप 5वें लेक्चर में हमारे साथ सीखोगे। बाई दीज 5 लेक्चर्स आप GS 1, 2, 3, 4 के फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना पाओगे। नाउ मूविंग ऑन टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इफेक्टिवली। इसको समझने से पहले 2 बातें ढंग से समझो कि अगर आपके पास यूपीएससी मेंस का कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने तुरंत उसका इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखने में आप लग गए, राइट? ये आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को डिकोड करना है। और डिकोड करने का मतलब क्या कि आप क्वेश्चन का एक मेंटल आर्किटेक्चर, अपने आंसर का एक मेंटल आर्किटेक्चर बना पाओ, तब जाके आप कुछ भी अपने कॉपी में लिखना शुरू करना, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है। हर एक टाइप का क्वेश्चन को डिकोड करने का तरीका अलग होता है, राइट? तो आपको सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता, राइट? इसको मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। क्रिकेट की मैं एनालॉजी लेता हूँ आपके पास कि सपोज दिस इज द पिच और यहाँ पे दोनों साइड स्टंप लगे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है जैसे, और बॉलर जो है उसको 6 बॉलें फेंकनी है, 1 ओवर फेंकना है। हर बॉल जो बॉलर फेंकता है वो सिमिलर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई बॉल बाउंसर आ जाए, राइट? कोई बॉल जो है यॉर्कर चली जाए, कोई बॉल फुल टॉस चली जाए, कोई बॉल शॉर्ट लेंथ की हो, राइट? सो अलग अलग बॉल को खेलने का बैट्समैन का तरीका अलग होगा,
और एक अच्छा बैट्समैन वही होता है जो पहले से बॉल को समझ ले कि ये किस तरीके की बॉल आने वाली है और उस हिसाब से शॉट को डिसाइड कर ले। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बाउंसर आ रहा है तो आप कवर ड्राइव नहीं खेल सकते, राइट। सो सिमिलरली यूपीएससी में जिस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप की डिकोडिंग आपको यूज करनी है सो दैट आप आंसर का एक मेंटल आर्किटेक्चर बना पाए। अगर आप टाइप को ही ढंग से नहीं पहचानोगे तो आपका गेम पहले ही स्टेप पे ओवर हो जाएगा, राइट। नाउ स्ट्रक्चरिंग करने के टोटल 5 स्टेप होते हैं जो कि यहाँ पे हमने ABCD के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला से स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफाइंग द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ, यानी कि आप बॉल को पहचान रहे हो कि आपकी तरफ बॉल कौन सी आने वाली है, राइट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद ये जो सारे स्टेप्स हैं ये शॉट डिसाइड करना हो गया कि आप कैसे खेलोगे उसको, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव क्या है, कि डायरेक्टिव लगा हुआ है उससे कोई डिमांड हिडन तो नहीं है। उसके बाद आप स्पेस और वेटेज मैनेजमेंट करोगे, कोर एस्पेक्ट को ज़्यादा स्पेस दोगे, नॉन कोर एस्पेक्ट को कम दोगे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिमांड्स निकालोगे, राइट। और तब जाके आप इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखने जाओगे, कुछ भी अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करोगे। So these are the 4 steps you have to do which will help you in preparing the mental architecture of your answer and then you will write the IBC, right? So this is what the structuring is. Now moving on, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यूपीएससी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है तो टोटल कितने टाइप्स हैं जो हमें सीखने हैं। नाउ इसको हमने पिछले 10-12 साल के पेपर्स को एनालाइज किया एंड वी अराइव्ड एट कि यूपीएससी टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, राइट। और इन्हीं को आपको सीखना है, डिकोड करना, ताकि आप अपने आंसर का एक मेंटल आर्किटेक्चर बना पाएँ और आप बेटर स्कोर कर पाएँ, राइट। नाउ ये जो 4 टाइप हैं ये टोटल 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप देखोगे जो पहली दूसरी कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरी में स्टेटमेंट जरूर होगा, राइट। इन दोनों टाइप में स्टेटमेंट जरूर होगा, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गए। अगर आप देखो यहाँ मैंने लिखा है स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव, स्टेटमेंट डायरेक्टिव प्लस एक्सप्लिसिट डिमांड, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, स्टेटमेंट कॉमन है। सो कैटेगरी 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसके अंदर 2 टाइप्स है हमारे पास। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है, नॉन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, नॉन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आप एग्जांपल्स के थ्रू आगे समझने वाले हो इसी लेक्चर में, राइट। अगर आप देखो मैंने विदाउट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नाउ विदाउट स्टेटमेंट वाली कैटेगरी के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, दैट इज एनालिटिकल डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस एंड नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, राइट। सो क्लियरली वी हैव 2 कैटेगरीज एंड विद इन द 2 कैटेगरीज वी हैव 4 टाइप्स। नाउ इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया आपका कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम किया है पर्टिकुलर, यानी कि आप बॉल देखने की कोशिश करो कि किस तरीके की बॉल आपकी तरफ फेंकी गई है। नाउ इसको पहचानने के बाद स्ट्रक्चरिंग के अंदर आपको जो दूसरा स्टेप है दैट इज स्टेप बी, दैट इज व्हाट, आइडेंटिफाइंग द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अभी तक हमने क्या किया, हमने बॉल को आइडेंटिफाई किया। नाउ वी हैव टू डिसाइड द शॉट टू प्ले, राइट। सो शॉट डिसाइड करने के लिए हमको थीम एंड डिमांड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन टाइप 2 का है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसकी थीम एंड डिमांड निकालने के लिए रूल कुछ अलग होगा। अगर क्वेश्चन टाइप 3 का है, इसका थीम एंड डिमांड निकालने के लिए रूल कुछ अलग हो सकता है, राइट। सो बेसिकली हमको उस सारे टाइप्स के क्वेश्चन के थीम एंड डिमांड के रूल समझने। नाउ व्हाट इज थीम एंड डिमांड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि यूपीएससी अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना तो किसी ना किसी टॉपिक पे फ्रेम करेगा, राइट। उस टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ डिमांड डालेगा उस टॉपिक के अराउंड, राइट। और उसको क्या करेगा, डायरेक्टिव के अंदर पिरो के एक क्वेश्चन को फ्रेम करता है, राइट। अब एक स्टूडेंट को ये डिकोड करना होता है कि टॉपिक सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चन है कि मल्टीपल टॉपिक पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये स्टूडेंट को डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एस और एम लिख रहा हूँ। स्टूडेंट को ये भी डिकोड करना पड़ेगा कि डिमांड इसके अंदर इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। इस डिमांड्स में कौन से डिमांड्स कोर हैं, कौन से नॉन कोर हैं, ये सारा एक स्टूडेंट को डिकोड करना पड़ता है, राइट। और डायरेक्टिव का क्या फंक्शन है, ठीक है, ये डिकोड करना पड़ता है। सो इस चीज़ को डिकोड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, थीम एंड डिमांड आइडेंटिफिकेशन, राइट। दिस इज व्हाट द थीम एंड डिमांड अप्रोच बेसिकली इज, राइट। कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि थीम क्या है, टॉपिक कितने हैं, डिमांड्स इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। नाउ थीम इज व्हाट, द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन, जिसका एक रूल होता है कि आप इसको हमेशा इंट्रोडक्शन में ही लिखोगे, राइट। यानी कि आपका इंट्रोडक्शन सॉर्टेड होगा कि आपको क्वेश्चन की थीम देखनी है, दैट इज टॉपिक देखना है, उस टॉपिक के अराउंड आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें लिखनी है, राइट। डिमांड क्या होता है, इसी टॉपिक पे कुछ भी फैक्चुअल या कुछ भी एनालिसिस यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी फैक्चुअल या एनालिसिस आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। अब ये जो है आपके बॉडी में जाएगा, यानी कि अब आपको दिख रहा होगा कि आपको आईबीसी का आई और बी मिलता जा रहा है, राइट।
दिस इज व्हाट थीम एंड डिमांड अप्रोच इज, कि आप क्वेश्चन के पहले टाइप को आइडेंटिफाई करो और टाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्वेश्चन के टॉपिक निकालो और उसके जो फैक्चुअल और एनालिसिस एस्पेक्ट हैं वो निकालो, दैट इज डिमांड। तो थीम आपका हमेशा जो है टॉपिक कहाँ जाएगा, इंट्रो में जाएगा, और डिमांड आपकी हमेशा कहाँ जाएगी, बॉडी में जाएगी। तो दिस इज द रूल दैट यू हैव टू लर्न। नाउ स्ट्रक्चरिंग के तीसरे स्टेप पे जाते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव। बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी पीछे सिखाया कि क्वेश्चन में टॉपिक होगा, क्वेश्चन में आपके डिमांड होंगे प्लस डायरेक्टिव होगा। थीम ऑन डिमांड आप क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो, बट आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या डायरेक्टिव का भी कुछ फंक्शन लग रहा है। तो डायरेक्टिव के क्लियरली 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली। अगर आपको मैं यहाँ बता पाऊँ कि हिडन डिमांड को एक्सपोज करना। अगर मैं आपसे पूछूँ कोई भी क्वेश्चन कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ CAG, तो आपको पॉजिटिव रोल्स जो प्ले किए हैं वो बताने पड़ेंगे, जो लिमिटेशन या चैलेंजेस है वो बताने पड़ेंगे। तो जो लिमिटेशन और चैलेंजेस वाला पार्ट था जो कि क्रिटिकली एनालाइज से समझ में आ रहा था वो हिडन था विद इन द क्रिटिकली एनालाइज। सो डायरेक्टिव एक्सपोजेस दैट हिडन डिमांड्स विद इन द डायरेक्टिव्स, राइट। नाउ कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बियॉन्ड डिमांड भी जाके बात करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे टॉपर्स कॉपी, कुछ टॉपर्स कॉपी में आप देखोगे जो पूछा गया है उसके बियॉन्ड भी जाके वो बात कर रहे हैं, कुछ अलग डिमांड्स बना के बात कर रहे हैं अपने आंसर्स में। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं लाइक डिस्कस, कॉमेंट, इलैबोरेट, देयर यू हैव टू गो बियॉन्ड द डिमांड, वो भी आपको डायरेक्टिव बताता है, राइट। नाउ डायरेक्टिव ऑल्सो एनालाइज द एनालिटिकल डेप्थ ऑफ द आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि सब्सटेंशिएट विथ एग्जाम्पल्स, ऐसा डायरेक्टिव आ गया, तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल लिख के सब्सटेंशिएट करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट बोल दिया तो आपको एनालिसिस करनी पड़ जाएगी। आपको डिस्कस बोल दिया तो आप बहुत सारे डायमेंशंस लिखोगे, मल्टी डायमेंशनल आंसर बनाओगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाई व्हाट, द डायरेक्टिव्स, राइट। सो यू हैव टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्टिव बेसिकली, ठीक है। तो कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जो 50-50 अप्रोच लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50% जो पूछा होता है क्वेश्चन में और 50% हिडन होता है, जहाँ पे आपको हैवी एनालिसिस की तरफ जाना होता है। कुछ डायरेक्टिव्स का जो होता है 60-40 पैरामीटर्स लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पूछा गया है उस पर आप ज़्यादा बात कीजिए, जो आस्पेक्ट हिडन है उस पर आपको कम बात करनी है, राइट। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग 10 पॉइंट्स, यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स इन द सपोर्ट ऑफ व्हाट इज आस्क्ड एंड 4 पॉइंट्स ऑफ अपोजिंग व्यू बेसिकली, राइट। एंड देयर आर डायरेक्टिव्स जहाँ पे आपका 70-30 अप्रोच लगता है, या 80-20 भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे या 80-20 भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे आपको 20 या 30% बियॉन्ड डिमांड जाके बात करनी पड़ती है, राइट। सो दीज हिडन डिमांड्स वाले जो हैं डायरेक्टिव्स यहाँ आ जाएंगे, बियॉन्ड डिमांड आपको यहाँ से चल जाएगा। और हर एक डायरेक्टिव का अपना कुछ मतलब होता है जो उसकी आपको बताएगा कि आंसर को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या एनालिटिकल डेप्थ आपको अपने आंसर में रखनी है, राइट। सो द थर्ड स्टेप इज व्हाट इज डिकोडिंग द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। सो आफ्टर द थर्ड स्टेप अभी तक आपको क्लियरली क्वेश्चन की थीम पता चल जाएगी जो कि आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, राइट। क्वेश्चन के डिमांड्स पता चल जाएंगे। अब डिमांड्स में भी आप ये चीज़ डिकोड कर चुके होंगे कि डिमांड इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, डिमांड कोर है या नॉन कोर है, राइट। डायरेक्टिव्स के फंक्शन से क्या कोई हिडन डिमांड थी जो हमारे मिल रही है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर पाओगे, डिकोड कर पाओगे। तो और ये डिमांड वाला पार्ट आपके कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। नाउ टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द आंसर आपको कंक्लूजन भी लिखना है, राइट। आपको कंक्लूजन भी लिखना है सो दैट आपका आंसर जो है सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जाए। अब आपको ये सारी चीज़ें अपने 2 पेज या 3 पेज में डालें। सो उसके लिए आपके दिमाग में क्लियर स्पेस मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक 10 मार्कर क्वेश्चन में आपके पास 3 डिमांड्स यूपीएससी ने दी हुई हैं, तो आपने इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा है ऐसे, फिर पहला डिमांड लिखा और आप बह गए यहाँ तक, फिर दूसरा डिमांड लिखा आप यहाँ तक बह गए, तीसरा डिमांड लिखने के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं बचा, राइट। उससे क्या होगा, एक कॉम्पोनेंट आपके आंसर का मिस हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे बेसिकली। सो कुछ भी लिखने से पहले अगर आपने सारे डिमांड्स और लेट्स से अगर आपने नंबर ऑफ डिमांड्स आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या स्पेस मैनेजमेंट किसको कितना देना है वो आपके दिमाग में क्लियरली एक सेट हो जाना चाहिए बिफोर यू राइट एनीथिंग इन द आंसर। सो आफ्टर दीज थिंग्स देन कम्स द 5th स्टेप, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना होता है। यानी कि IBC लिखने से पहले देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो टू प्रिपेयर द मेंटल आर्किटेक्चर ऑफ एन आंसर, राइट, जिसको हम स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, जिसके 5 स्टेप है जो आपने सीखा यहाँ पे अभी तक। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद विदिन 30 सेकेंड टू 1 मिनट आप इस चीज़ को डिकोड कर पा रहे हो। अगर आप शुरू के 30 सेकेंड या 1 मिनट में इस चीज़ को ढंग से डिकोड नहीं करोगे, उसके बाद आप चाहे कितना भी अच्छा कंपोनेंट लिख रहे हो, उसके बाद चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट अपने आंसर में लिख रहे हो, अगर कोई भी डिमांड का कंपोनेंट मिस हो गया तो उस पर्टिकुलर डिमांड पे जो रिस्पेक्टिव नंबर है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे और आपको मार्क्स उतना नहीं मिलेगा जितना चाहिए। सो मेक श्योर यू डिकोड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली यूजिंग दीज 5 स्टेप्स। नाउ मूविंग ऑन, अब हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेंगे एक एक करके और उसकी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू उसका मेंटल आर्किटेक्चर ऑफ आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। So the first type of the question is statement based question, right?
नाउ इस तरीके के क्वेश्चंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पे ऐसे मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, सो देयर इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन देयर इज अ डायरेक्टिव, राइट। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, द क्वेश्चन सेज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर रादर देन नॉन स्टेट एक्टर, डू यू एग्री, जस्टिफाई। एक ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया एंड देन देयर इज अ डायरेक्टिव, राइट। सो दिस इज व्हाट स्टेटमेंट प्लस डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप देखोगे अगेन यहाँ से यहाँ तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है एंड देन देयर इज अ डायरेक्टिव। The directive is not the part of the statement here, it is a separate part. That is why statement plus directive मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी आपसे, राइट। अगर आप देखोगे अगेन द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है एंड देन देयर इज अ डायरेक्टिव, राइट। डायरेक्टिव इज नॉट अ पार्ट विद इन द स्टेटमेंट, राइट। अगेन अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मिलेगा एंड देन देयर इज अ डायरेक्टिव। सिमिलरली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, राइट। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रक्चरिंग, कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन है। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ व्हाट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड द रूल फॉर डिकोडिंग द थीम एंड डिमांड ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, दिस इज द स्टेटमेंट हियर एंड देन हियर इज द डायरेक्टिव। इस तरीके की कुछ फ्रेमिंग होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और हमें क्या करना है, इसका थीम निकालना है। थीम आप सिंपल जो है कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व करके निकालोगे क्वेश्चन से, ठीक है। ये आपकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है, ठीक है। वो अभी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा। आप थीम कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व करके निकालोगे। और थीम कहाँ जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन में जाएगा, यानी कि आपको इंट्रो मिल गया, राइट। जो बॉडी है थीम है, ठीक। जो डिमांड है, सबसे पहली बात समझने की है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी जो है एक्सप्लिसिट नहीं दिया, देयर इज नथिंग एक्सप्लिसिट हियर। कोई भी डिमांड आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी। हो सकता है स्टेटमेंट बहुत इजी है इसलिए आपको डायरेक्टली दिख रहा है, बट अगर टिपिकल स्टेटमेंट आ गया कुछ भी, वहाँ आप डायरेक्टली डिमांड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। देयर इज नो एक्सप्लिसिट डिमांड हियर, ऑल द डिमांड्स आर व्हाट इम्प्लिसिट हियर। इम्प्लिसिट मतलब क्या, आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है, डिराइव करना पड़ेगा। अब डिराइव कैसे करोगे, डिराइव कैसे करोगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि आपको इसी स्टेटमेंट को ना ब्रेक करना पड़ेगा अंडर मल्टीपल एनालिसिस पार्ट। यहाँ पे एनालिसिस वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको इसको एनालिसिस पार्ट में ही ब्रेक करना है। इट हैज़ टू बी एनालिसिस पार्ट। वो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल जब बताऊंगा तब उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इट हैज़ टू बी एनालिसिस पार्ट, राइट। इसी स्टेटमेंट को एनालिसिस पार्ट में ब्रेक करना है। फोर्थ इज व्हाट यू विल मेक द हेडिंग आउट ऑफ इट, कि इस एनालिसिस पार्ट का एक राइट हेडिंग बनाओगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, राइट। ये हेडिंग बनाओगे और इसी के अंदर आप पॉइंटर्स जो है, इसी हेडिंग के अंदर आप पॉइंटर्स डिस्कस कर लो, राइट, 1 2 3 करके। नाउ अब आपको बॉडी के अंदर क्या करना है, इन्हीं हेडिंग्स को क्रोनोलॉजिकली 1 2 3 में डिस्कस करना है अपने आंसर के अंदर। सो दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर इंट्रो। तो किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को क्या रूल है उसका हमारे पास, कि ऑब्जर्व करके थीम निकालेंगे और कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं होगा यहाँ पे, सारा का सारा इम्प्लिसिट होगा। डिमांड्स को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी स्टेटमेंट को मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। हो सकता है 2 एनालिसिस पार्ट हो सकता है एक ही हो सकता है 3 निकल जाए, और उनकी राइट हेडिंग्स बना के हमें पॉइंटर्स के साथ डिस्कस करना है, और यही हमको 1 2 3 क्रोनोलॉजिकली अपने बॉडी के अंदर डिस्कस करना है, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द आंसर, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, और यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन हियर, राइट। नाउ जो हमने सीखा है उस रूल के बेसिस पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डिकोड करके उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। नाउ क्लियरली जो फर्स्ट स्टेप होता है स्ट्रक्चरिंग का, दैट इज आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, और टाइप जो हमने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया हो, दैट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है और उसके बाद डायरेक्टिव है, एंड डायरेक्टिव इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। ओके, सो नाउ इफ़ यू रीड द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ GS2 बेसिकली, और ये 2025 का लास्ट ईयर का 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 2 पेजेस यूज होंगे इसको लिखने में। Now, if you read the question with me, e-governance project have inbuilt bias towards technology and backend integration, then user-centric design exam. अब the second step is कि हमको इस क्वेश्चन का थीम और डिमांड आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब पढ़ने से हो सकता है कि किसी को कुछ भी समझ ना आए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बट इफ़ यू हैव द रूल इन प्लेस, ऑब्जेक्टिव रूल्स इन प्लेस, आप कुछ तो डिकोड कर पाओगे और अपने आंसर्स को एक अप्रोच दे पाओगे। नाउ थीम इज व्हाट द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली, राइट। अब ये मैंने बोला था कि आपको ऑब्जर्व करके निकालना है, और ये आपके एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया आप ऑब्जर्व कर पाते हैं।
अब टॉपिक क्या हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजी है, बैक एंड इंटीग्रेशन है, यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन है। सो टेक्नोलॉजी टॉपिक नहीं हो सकता, बैक एंड इंटीग्रेशन टॉपिक नहीं हो सकता, यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन ही टॉपिक हो सकता है। टॉपिक आपका ई गवर्नेंस ही होगा, राइट। सो द क्लियरली द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ई गवर्नेंस, राइट। ई गवर्नेंस, जिसके बारे में आप क्या कहाँ लिखोगे, इंट्रोडक्शन में लिखोगे, राइट। यू कैन यूज द वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन, यू कैन यूज एनी कोट, वट एवर यू वांट टू डू, राइट। यू विल राइट अबाउट ई गवर्नेंस इन द इंट्रोडक्शन। नाउ डिमांड के लिए मैंने क्या बोला था कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कुछ भी डिमांड एक्सप्लिसिट नहीं है। क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ये बता पा रहे हो कि यहाँ कहीं लिखा हुआ है व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल, कुछ भी एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। अगर आप वापस से पढ़ो मेरे साथ, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। इसमें से कुछ भी मुझे एक्सप्लिसिट नहीं मिल के आ रहा, राइट। यानी कि सब कुछ क्या है, इम्प्लिसिट होगा, राइट। सब कुछ क्या है, इम्प्लिसिट होगा, यानी कि मुझे डिराइव करना पड़ेगा। अब डिराइव करने के लिए मुझे इसी स्टेटमेंट को मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। So now what I'll try to do is I'll read the statement multiple times and I'll try to identify the multiple analysis part that is there in this particular question. तो अब अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव ए बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन। यानी कि जो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है किस पे, टेक्नोलॉजी पे और बैक एंड इंटीग्रेशन पे, ठीक है। सो दैट इज डिमांड 1, एक एनालिसिस पार्ट मुझे मिले। और जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट होता है वो कम फोकस करता है यूजर सेंट्रिक डिजाइन पे, तो वो कैसे करता है, दैट इज डिमांड 2। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, ब्रेक किया इनटू मल्टीपल एनालिसिस पार्ट। किस तरीके से, बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द स्टेटमेंट। सो फर्स्ट डिमांड इज व्हाट, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन। और दूसरा डिमांड क्या हुआ, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का है लेस फोकस ऑन यूजर सेंट्रिक डिजाइन, राइट। मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लेस फोकस ऑन, लेट्स से, user centric design. So these are the two demands that you have got. And how have you got this demand? By breaking the statement into multiple analysis part, right? तो आपको क्या मिल गया, थीम और डिमांड मिल गया इस क्वेश्चन का। अब थीम और डिमांड आपका कहाँ जाएगा, इंट्रो और बॉडी में जाएगा। बट हियर इज व्हाट, अ डायरेक्टिव एज वेल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन डायरेक्टिव लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिन डायरेक्टिव, राइट। एग्जामिन डायरेक्टिव रिक्वायर्स टू गो अबाउट 50-50 अप्रोच। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिंग व्यू भी देना पड़ेगा, राइट। अपोजिंग व्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्टिव का जो पूरा लेक्चर है, कौन सा डायरेक्टिव में क्या अप्रोच लगता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। बट अभी के लिए आपको ये समझना है जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज दिस डायरेक्टिव रिक्वायर्स 50-50 अप्रोच। यानी कि जब आप बात करोगे कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लेस फोकस करता है यूजर सेंट्रिक डिजाइन पे, दैट इज दिस डिमांड, तो इसके इक्वल में ही आप एक तीसरी डिमांड बनाओगे, दैट इज जो कि फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव से निकल के आ रहा है, जहाँ पे आप बात करोगे कि गवर्नमेंट यूजर सेंट्रिक डिजाइन पे भी फोकस करना शुरू कर दी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कमिंग अप विथ मल्टी लिंग्विस्टिक प्लेटफॉर्म्स, राइट, सो दैट यूजर इंटरफेस बेटर हो पाए। सो ऑल दीज थिंग्स जो है आप यहाँ पे लिखोगे एंड देन यू विल एंड द आंसर बेसिकली, तब आप कंक्लूजन लिखोगे। तो आपको थीम मिल गया, दैट विल गो इन द इंट्रोडक्शन, आपको डिमांड मिल गई, दैट विल गो इनटू द बॉडी पार्ट, एंड दिस इज व्हाट कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द आंसर, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग का आइडेंटिफिकेशन जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंडली हमने थीम एंड डिमांड निकाला। थर्ड थिंग हमने डायरेक्टिव का फंक्शन देखा, दैट इज थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि आपको एक मेंटल स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा बिफोर यू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। सो अगर आपको 2 पेजेस दिए गए हैं इस आंसर के लिए, तो फर्स्ट यू विल राइट 3-4 लाइन्स फॉर द इंट्रोडक्शन ईयर, राइट। उसके बाद आप पहली हेडिंग बनाओगे जिसमें आप डिमांड 1 लिखोगे। डिमांड 1 इज व्हाट, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट दे फोकस हेविली टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, राइट। और इसके अंदर भी आप 3-4 पॉइंट लिखने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल एक्सेसिबिलिटी का इशू है, डिजिटल डिवाइड का इशू है, या गवर्नमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है इन आधार बायोमेट्रिक्स एंड डेटाबेस, बट उसके बाद भी जो फिंगरप्रिंट फेलियर्स हो रहे हैं लीडिंग टू पीडीएस एक्सक्लूजन एंड ऑल दिस थिंग्स, यू कैन राइट अबाउट इट, राइट। नाउ जो थर्ड डिमांड आ रही है, जो फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव की वजह से आ रही है, कि गवर्नमेंट ऑल्सो हैव फोकस्ड अपॉन द गवर्नमेंट ऑल्सो हैव फोकस्ड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, दे ऑल्सो फोकस्ड टुवर्ड्स द यूजर सेंट्रिक डिजाइन एज वेल। तो उसके आप 2-3 एग्जाम्पल या पॉइंट्स लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म जो बना रही है, सिंप्लीफाइड कर रही है इंटरफेस को, ऑल दिस थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट एंड देन यू कंक्लूड द आंसर। तो आपको अपने दिमाग में कुछ मेंटल आर्किटेक्चर ऑफ द आंसर ऐसा बनाना है ताकि आप किसी भी डिमांड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और हर एक डिमांड को एनफ स्पेस मिल रहा है एड्रेस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड बॉडी एज वेल,
राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. नाउ मूविंग ऑन, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं ऑन द सेम रूल. राइट. तो स्क्रीन पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, उसके बाद ये डायरेक्टिव है. राइट. सो स्ट्रक्चरिंग करने का जो सबसे पहला रूल है वो है आप क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई करें, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. राइट. स्टेप 1. स्टेप 2 क्या है कि आप क्वेश्चन की थीम और डिमांड को निकाल पाएँ. क्वेश्चन की थीम और डिमांड को निकाल पाएँ. तो क्वेश्चन की थीम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को वापस से पढ़ना पड़ेगा ढंग से, उसके सारे कीवर्ड देखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो सोशल री इंजीनियरिंग यहाँ पे एक कीवर्ड है, सिविल सर्वेंट एक कीवर्ड है, रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक कीवर्ड है, इथिकल फ्रेमवर्क एक कीवर्ड है. अब इन कीवर्ड्स के बीच में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइंड आउट करना है कि टॉपिक कौन सा हो सकता है. अब कोई ये कहे कि सिविल सर्वेंट इसका टॉपिक है तो दैट इज नॉट द टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सोशल री इंजीनियरिंग इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि सोशल री इंजीनियरिंग आपका क्या है, टॉपिक है. राइट. री इंजीनियरिंग आपका टॉपिक है. राइट. जो आप इंट्रोडक्शन में बताओगे कि सोशल री इंजीनियरिंग होती क्या है. दिस इज बेसिकली अ डेलिबरेट एफर्ट टू चेंज द सोसाइटल बिहेवियर, नॉर्म्स एंड एटीट्यूड फॉर पब्लिक गुड बेसिकली. राइट. नाउ अब क्वेश्चन की डिमांड कैसे निकालेंगे. तो आपको मैंने बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी जो डिमांड है वो एक्सप्लिसिट नहीं होती, सारी की सारी डिमांड क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है. अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे भी मेरे साथ तो आप पाओगे कि यहाँ पे कुछ भी रोल, सिग्निफिकेंस जो है, चैलेंज, ऐसा कुछ डायरेक्टली पूछा नहीं गया है. आपको इसी क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू एनालिसिस पार्ट एंड देन विल बी एबल टू फाइंड द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल री इंजीनियरिंग अ सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन क्रिटिकल थिंकिंग इन एन एथिकल फ्रेमवर्क. तो सबसे पहले तो आप बताओ कि एनी काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग करते कैसे हैं, दैट्स डिमांड 1 कि हाउ डू यू डू द सोशल री इंजीनियरिंग, कि हाउ डू यू डू इट. राइट. सो दैट्स डिमांड 1. और उसमें करते समय रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग का क्या सिग्निफिकेंस है जो कि एक सिविल सर्वेंट यूज करता है बेसिकली, दैट इज डिमांड 2. सो आफ्टर ब्रेकिंग द स्टेटमेंट इनटू मल्टीपल एनालिसिस पार्ट आपके पास क्लियरली 2 डिमांड निकल गया है, दैट इज डिमांड 1 एंड डिमांड 2. राइट. द फर्स्ट डिमांड इज व्हाट, कि हाउ द सोशल री इंजीनियरिंग इज डन. राइट. एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ reason and critical thinking in that by civil servant. So that is demand 2. So this is what your, let's say, demand. तो आपका स्टेप 2 हो गया, आपको थीम और डिमांड निकल गया, जो आपका ये बॉडी में जाएगा, ये आपका बॉडी में जाएगा. थर्ड स्टेप इज व्हाट, यू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव. राइट. सो डायरेक्टिव क्या बोल रहा है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि इस डिमांड के अंदर जो भी आप पॉइंटर्स लिखोगे ना, सबके अंदर एक एक एग्जाम्पल चाहिए. तो आपके आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए कि एग्जाम्पल हैवी आंसर होना चाहिए आपका. दिस इज व्हाट द डायरेक्टिव इज टेलिंग यू. इसके अंदर एक्स्ट्रा डिमांड नहीं क्रिएट हो रही, बट जो भी पॉइंटर्स आप लिखोगे ना इनको डिकोड करने के लिए बेसिकली वहाँ पे क्या करना होगा, आपको एग्जाम्पल हैवी पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे. राइट. एंड देन यू कंक्लूड. तो नाउ द फोर्थ स्टेप इज व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मेंटल आर्किटेक्चर अपने दिमाग में स्पेस मैनेजमेंट का बनाना पड़ेगा. तो अगर मैं आपको इसके लिए 2 पेज दूँ, तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, तो आपने डिमांड 1 बनाई पहले कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग करते हैं. यू विल राइट 3-4 पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं. आई टेल यू फ्यू पॉइंटर्स. फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करके आप सोशल री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सोसाइटी का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. राइट. जेंडर इंपावरमेंट के थ्रू कर सकते हैं. राइट. सोशल जस्टिस के थ्रू कर सकते हैं. अब सबके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल डालना पड़ेगा. ठीक है. एंड दूसरा डिमांड आप यहाँ बनाओगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग बाई सिविल सर्वेंट इन दिस. राइट. सो वो कैसे करेगा, सिविल सर्वेंट कैसे करेगा, बाई एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग. अब उसका भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा. तो सिमिलरली व्हाट यू हैव टू राइट 4 वाइट पॉइंटर्स फॉर हियर एंड देन यू हैव टू कंक्लूड. राइट. दिस इज व्हाट द आंसर इज गोइंग टू लुक लाइक. अब इसके अंदर आपके पास कोई डायग्राम है बनाने के लिए, एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, बट दिस इज हाउ द कोर डिमांड्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन विल बी देयर इन योर आंसर. राइट. नाउ अब जो हमने सीखा है उसको कुछ टॉपर्स कॉपी से बैक करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, ऑफ राघव झुंझुनवाला, रैंक 4 दिस ईयर. राइट. तो अगर आप देखोगे स्क्रीन पे हमने उसके आंसर का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच इज़ अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली, कि यहाँ से यहाँ तक एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टिव लगा हुआ है. ठीक है. एंड इफ यू रीड द क्वेश्चन विथ मी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसीज इंटेंटेड टू क्रिएट ओबीडियंट क्लर्क्स became a channel for political awakening and national self assertion discuss. राइट. अब आपको इसकी थीम निकालनी पड़ेगी. तो थीम क्या है क्वेश्चन की, कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप देखोगे तो ये इंट्रोडक्शन में ये यहाँ पे डिस्कस कर रहा है. राइट. नाउ इस क्वेश्चन का डिमांड आपको डिकोड करना पड़ेगा. कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं है, सब इम्प्लिसिट है. इम्प्लिसिट को कैसे डिकोड करते हैं, टू ब्रेक द स्टेटमेंट टू मल्टीपल एनालिसिस पार्ट. तो क्या क्या एनालिसिस पार्ट निकल के आ रहा है कि कॉलोनियल पॉलिसी का इंटेंशन जो था टू क्रिएट क्लर्क्स, दैट इज द रियल इंटेंशन,
दैट इज़ डिमांड 1. बट जो आउटकम हो गया वो पॉलिटिकल अवेकनिंग और नेशनल सेल्फ असर्शन हो गया, राइट. इट बिकम्स अ चैनल फॉर दैट, राइट. तो दैट इज़ डिमांड 2. तो अगर आप देखोगे तो ये राघव झुंझुनवाला की कॉपी है एंड इसने पहली डिमांड बनाई इंटेंशन टू क्रिएट ओबीडियंट क्लाउज. उसके बाद दूसरी डिमांड बनाई, राइट, चैनल फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड सेल्फ असर्शन. यहाँ तक इसने लिखा है यहाँ पे. उसके बाद डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस रिक्वायर्ड यू टू गो 70-30 अप्रोच या 80-20 अप्रोच, राइट. यानी कि कुछ तो कुछ आपको बियॉन्ड डिमांड जाना है, 30%, 20%, 10% आप कुछ तो बियॉन्ड डिमांड जाएँ. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ तक इसने सेकंड डिमांड मीट किया. उसके बाद यहाँ पे इसने एक एंगल खोला विच इज़ बियॉन्ड डिमांड थिंग एंड देन ही कंक्लूडेड द आंसर बेसिकली. सो ही इज़ यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क दैट आई हैव टॉट यू अभी. सो अगर आप इसके आंसर का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सिमिलर रूल पे बना हुआ है जो अभी मैंने आपको सिखाया. नाउ मूविंग ऑन, एक और रैंकर की कॉपी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. ही इज़ पक्षल सेक्रेटरी, रैंक 8 दिस ईयर, राइट. नाउ अगेन हमारे पास स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट क्वेश्चन का और डिस्कस लिखा हुआ है, राइट. दैट्स स्टेप 1. क्वेश्चन की थीम आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो सिमिलरली आपको ऑब्जर्व करके थीम निकालना है, दैट इज टॉपिक. तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे इंडिया एंगेजमेंट विद अफ्रीका, तो यहीं पता चल जा रहा है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है. और अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. नाउ अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडिया अफ्रीका इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू डेवलपमेंट कॉपरेशन. यानी कि नो लॉन्गर लिमिटेड टू डेवलपमेंट कॉपरेशन, यानी कि डेवलपमेंट का कुछ तो कुछ पार्ट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कॉपरेशन हमारे बीच में उनके साथ हो ही रहा है. बट इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग शेप बाई स्ट्रैटेजिक. तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन, दैट इज डिमांड 2. और इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्या कर रहा है, दैट इज डिमांड 3. तो यानी कि हमने अगर क्वेश्चन को जब एनालिसिस पार्ट में ब्रेक किया तो हमको डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3 मिल गई. और अगर आप इसका आंसर देखोगे तो डेवलपमेंटल कॉपरेशन, स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन और इकोनॉमिक कंसिडरेशन 3 डिमांड्स हैं इसके अंदर, जो कि पक्षल ने अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते समय अलग अलग डिमांड्स में ब्रेक किया है. एंड देन ही हैज़ कंक्लूडेड द आंसर हियर, राइट. सो ही इज ऑल्सो यूजिंग द सेम रूल्स दैट वी हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, राइट. मूविंग ऑन, एक और कॉपी देखते हैं आकांश धुल की. ही इज रैंक 3 दिस ईयर, राइट. अगेन इसकी कॉपी देखोगे तो इट इज़ ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा है डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल. क्वेश्चन की थीम क्या है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है. अगर आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊं तो ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एस्पिरेशंस, लाइफस्टाइल एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडियन यूथ. डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल. नाउ ग्लोबलाइजेशन हमारा टॉपिक है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, कुछ एक डायग्राम मिल जाएगा, राइट. अब क्वेश्चन की डिमांड निकालने के लिए कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं है, सब इम्प्लिसिट है. आपको ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन इनटू मल्टीपल एनालिसिस पार्ट. तो ग्लोबलाइजेशन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है एस्पिरेशंस, लाइफस्टाइल और वैल्यू सिस्टम, ये 3 डिमांड आपको निकल के आएंगे, राइट. 3 डिमांड निकल के आएंगी. तो अगर आप देखोगे आकांश ने क्या किया हुआ है, एस्पिरेशंस, लाइफस्टाइल और वैल्यू सिस्टम को कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये आपको 3 डिमांड यहाँ पे निकल के आ रही है. बट डायरेक्टिव का फंक्शन, दैट इज द थर्ड स्टेप, डिस्कस, दैट इज व्हाट 70-30 अप्रोच या 80-20 अप्रोच आप लगाते हो यहाँ पे. यानी कि आप कुछ तो बियॉन्ड डिमांड जा रहे होते हो. तो पक्षल यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे, सॉरी, तो आकांश यहाँ पे अगेन इस वाले पार्ट में 20% आप देखोगे बियॉन्ड डिमांड जाके ग्लोबलाइजेशन के कुछ इंपैक्ट बता रहा है, राइट. एंड देन ही इज कंक्लूडिंग द आंसर. सो आकांश इज ऑल्सो यूजिंग द सेम रूल्स टू स्ट्रक्चर हिज आंसर्स विच आई टॉट यू जस्ट नाउ, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन और उसकी डिकोडिंग कैसे होती है उसको देखते हैं. सो द सेकंड टाइप इज व्हाट, क्वेश्चन विद स्टेटमेंट एंड एक्सप्लिसिट डिमांड. मतलब क्या कि इस तरीके के क्वेश्चन में एक तो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, बट उसके बाद भी स्टेटमेंट के बाद भी क्वेश्चन ना एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ कंटिन्यू करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखोगे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक कोट में एक स्टेटमेंट है. अगर आप देखोगे यहाँ कोट लगा हुआ है, एक स्टेटमेंट है. उसके बाद क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू कर रहा है कि इन व्यू ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बोल रहा है, यानी कि एक्सप्लिसिट करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है. यानी कि इसके अंदर स्टेटमेंट तो है ही, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टिव के साथ एंड नहीं हुआ, बट डायरेक्टिव के साथ ये आगे भी बढ़ रहा है और एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ. तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ फ्रेमिंग. अगर आपको मैं कुछ और दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ. यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है. अब क्या बोल रहा है, इन दिस लाइट स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया. यहाँ पे रोल बोल दिया, यानी कि एक्सप्लिसिट कर दिया. तो यहाँ पे स्टेटमेंट था, फिर एक डायरेक्टिव आया, फिर हमको रोल बताने के लिए बोल रहा है एक्सप्लिसिट डिमांड्स के साथ. दिस particular type of questions are what, statement, but they have that explicit demand as well after the statement, right. So they have basically 2 parts. First part is what, statement, and after statement part contains the explicit demand here, right. अगर आपको कोई और भी एग्जाम्पल देखने हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करना. अगर आप देखोगे
एक और क्वेश्चन में दिखाऊँ 7 नंबर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, विसल ब्लोअर्स हु रिपोर्ट करप्शन रन द रिस्क ऑफ ग्रेव डेंजर एंड विक्टिमाइजेशन बाई वेस्टेड इंटरेस्ट। ये यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद व्हाट पॉलिसीज करके क्वेश्चन बन रहा है, फ्रेम हो रहा है, यानी कि एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन तो हमने कर ही लिया कि ये स्टेटमेंट प्लस एक्सप्लिसिट डिमांड का क्वेश्चन है। अब इसका थीम और डिमांड निकालने का रूल हम समझने की कोशिश करते हैं, थीम और डिमांड निकालने का रूल, राइट। So let me take a new page here. So if the question has statement plus after statement वाला part plus after statement part, so how to identify the theme and demand of the question, right? तो आपको ये समझना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन है ना, वो आपको क्या देगा, थीम देगा, ठीक है, और आपको क्या देगा, इम्प्लिसिट डिमांड देगा, राइट, इम्प्लिसिट डिमांड देगा। और आफ्टर स्टेटमेंट पार्ट आपको कभी कभी रेफरेंस ऑफ थीम देता है, कभी कभी रेफरेंस ऑफ थीम देता है। ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आप इसको नोट करिए। और जो आफ्टर स्टेटमेंट वाला पार्ट है आपको रेफरेंस ऑफ थीम देता है और एक्सप्लिसिट डिमांड देता है, एक्सप्लिसिट डिमांड देता है, राइट। दीज टुगेदर विल बी योर इंट्रोडक्शन एंड दीज टुगेदर विल बी योर बॉडी। तो आपको स्टेटमेंट प्लस एक्सप्लिसिट डिमांड वाले टाइप वाले क्वेश्चन में इंट्रो बॉडी ऐसे निकालना है बेसिकली, राइट। नाउ थीम ऑब्जर्व करके निकालोगे, ये तो आपको पता है। रेफरेंस ऑफ थीम भी ऑब्जर्व होगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रेफरेंस ऑफ थीम हो ही, राइट। उसके बाद इम्प्लिसिट डिमांड निकालने का तरीका आपको पता ही है कि आपको एनालिसिस आस्पेक्ट को क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट को ही एनालिसिस आस्पेक्ट में ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक करके निकलेगा ये, राइट। और एक्सप्लिसिट डिमांड तो डायरेक्टली गिवन होता है, इसमें आपको कुछ और नहीं करना, डायरेक्टली गिवन होता है, राइट। तो ये इसका रूल है बेसिकली, राइट। अब इस रूल के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यही लिखा है, थीम ऑफ द क्वेश्चन जो इंट्रो में जाएगा, टॉपिक निकालना है आपको, ऑब्जर्व करके कैसे निकलेगा, वो स्टेटमेंट से ही निकलता है, फाइंड द टॉपिक फ्रॉम द स्टेटमेंट, राइट, ठीक है। और अगर आप देखोगे फिर डिमांड कैसे निकालना है, तो इम्प्लिसिट डिमांड कहाँ से निकलेगा, स्टेटमेंट से निकलेगा। एक्सप्लिसिट डिमांड आफ्टर स्टेटमेंट वाले पार्ट से निकलेगा, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से निकलेगा। और देन डायरेक्टिव का यूज तो आपको स्टेप 3 में करना ही होता है, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड द रूल, राइट। और यू यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके रूल को नोट कर सकते हो। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स ट्राई टू डिकोड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आप देखोगे हमारे पास टाइप 2 का एक क्वेश्चन है जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट है, और उसके बाद यहाँ के लिखा हुआ है इन द एबव व्यू, इन व्यू ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और आगे कुछ लिखा हुआ है। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि 3 पेज यहाँ पे लगेंगे। सो क्लियरली मैं क्या करूँगा, अपने एक टेबल बनाऊँगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँगा स्टेटमेंट, यहाँ लिखूँगा आफ्टर स्टेटमेंट, मैं एएस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। थीम मुझे कहाँ से मिलती है, स्टेटमेंट से मिलती है बेसिकली, राइट। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखो और स्टेटमेंट से थीम मतलब कि टॉपिक ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फलक्रम, चेक, हायर फंक्शनरीज, सिटीजन अलाइक। तो टॉपिक तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद जो थीम है वो कहाँ से मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मिल रही है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मिल रही है, दैट इज़ माई थीम, ठीक है, ठीक है, दैट इज़ माई थीम। नाउ आफ्टर स्टेटमेंट आपको रेफरेंस ऑफ थीम देता है, जैसा मैंने बोला था रेफरेंस ऑफ थीम देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किस सेंस में बात हो रही है, जुडिशरी के सेंस में बात हो रही है। अगर आप देखोगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसके बारे में हो रही है, जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्रॉस जुडिशरी पे आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दैट इज योर थीम ऑफ द क्वेश्चन, दैट विल गो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, दिस इज योर इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रो। आपको क्या निकालना है, डिमांड निकालना है। तो स्टेटमेंट आपको हमेशा इम्प्लिसिट डिमांड देगा। तो क्या अगर आपको इम्प्लिसिट डिमांड निकालने के लिए अगेन आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में, तो आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी द फलक्रम विच एक्ट्स अपॉन द एसेंशियल चेक ऑन हायर फंक्शनरीज एंड सिटीजन अलाइक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे हायर फंक्शनरीज पे चेक करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट इज इम्प्लिसिट डिमांड 1, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे सिटीजन्स पे चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज इम्प्लिसिट डिमांड 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्प्लिसिट डिमांड था वो 2 निकल के आ गया, क्या कि चेक अपॉन हायर फंक्शनरीज और चेक अपॉन सिटीजन,
किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के द्वारा, राइट। चेक ऑन सिटीजन। हमारे पास दो इम्प्लिसिट डिमांड हो गई, ID1 एंड ID2, ID1 ID2। उसके बाद आफ्टर स्टेटमेंट आपको क्या देगा? एक्सप्लिसिट डिमांड देगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ढंग से तो क्या बोला? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो आप क्या करना है एक्सप्लिसिट डिमांड 1 में, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, एक्सप्लिसिट डिमांड 1। उसके बाद क्या बोल रहा है? इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। एक्सप्लिसिट डिमांड में 2 करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे इंश्योर करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, राइट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। एक्सप्लिसिट डिमांड 3 क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, आई एम राइटिंग दिस। और एक्सप्लिसिट डिमांड 4 क्या हो जाएगा? कैसे आप बैलेंस करोगे, वे टू बैलेंस बिटवीन बोथ, हाउ इट बैलेंसेस, एंड देन यू कंक्लूड। तो आपका पूरा ये जो है, पूरा आपका जो ये है, ये है आपका बॉडी। अगर आपने इसमें से एक भी कॉम्पोनेंट मिस किया तो आपके नंबर डेफिनेटली कटने वाले हैं। नाउ कैन यू सी डिमांड 1 2 3 4 5 6 डिमांड हो गए 15 मार्कर में। नाउ हाउ डू यू एडजस्ट इट, ये आपको समझना पड़े। कैसे आप 15 मार्कर में स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हो वो समझना पड़ेगा, राइट। सो नाउ विल कम टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज स्पेस मैनेजमेंट, राइट। तो स्पेस मैनेजमेंट का कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ले सपोज 3 पेज हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्रॉस जुडिशरी पे एक इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्रिएट्स अ चेक ऑन हायर फंक्शनरीज। इसके लिए हम इम्प्लिसिट डिमांड है तो हम लिबर्टी लेंगे कि हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिटीजन्स पे चेक लगाता है, दैट इज़ हम यहाँ पे ऐसे एक दूसरा डिमांड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। एक तरीका का ये अपोजिट हाफ सन डायग्राम टाइप का बन जाता है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज चेक ऑन हायर फंक्शनरीज। हायर फंक्शनरीज पे कैसे चेक करता है? थ्रू रूल ऑफ लॉ, ठीक है, थ्रू जुडिशियल रिव्यू, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चेक्स ऑन सिटीजन कैसे करता है? टू फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। दिस वे यू कैन राइट पॉइंट्स। नाउ यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हियर, क्योंकि वो एक्सप्लिसिट डिमांड बन के आई थी, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आप कोर्ट के अराउंड बातें कुछ कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ दे पाओ। उसके बाद डिमांड 1 कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है कैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, दैट इज़ 1 2 3 4 पॉइंट। कैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करता है, दैट इज़ 1 2 3 4 पॉइंट। वे टू बैलेंस, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसेस बोथ, दैट इज़ 1 2 3 पॉइंट, एंड देन यू कंक्लूड इट हियर, राइट। अब जबरदस्ती मैं यहाँ 4 पॉइंट लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पेज यहाँ पे आगे खत्म हो रहा है, राइट। आई वोंट पुश माई सेल्फ, क्योंकि मुझे कंक्लूजन भी अच्छे से लिखना है, सो दैट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ माई आंसर रिमेन्स। सो इस आंसर को लिखने से पहले ये पूरी पेज स्पेसिंग आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को डिकोड नहीं कर पा रहे, आपका एक भी कॉम्पोनेंट अगर छूट जाएगा, लेट्स सपोज कोई भी कॉम्पोनेंट छूट गया, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर यूपीएससी लिस्ट से इवेल्युएट करते समय स्टेप मार्किंग ही कर दे, फॉर एग्जाम्पल हर एक कॉम्पोनेंट पे मार्क्स डालना शुरू कर दे इवेल्युएटर आपको, तो आपके मार्क्स बाकी लोग से ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव मोर कॉम्पोनेंट इन द आंसर, राइट। And this is not a peripheral component, but this is the part of your question only, right? This is how you have to structure the type 2 kind of question basically, right? Moving on, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक अगेन एक स्टेटमेंट है, उसके बाद यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको डिकोड करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊंगा जहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ लिखूँगा आफ्टर स्टेटमेंट, दैट इज एस। थीम क्या है क्वेश्चन की, वो मुझे स्टेटमेंट से मिलेगी। तो मिनरल रिसोर्सेज आर द फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाई द माइनिंग। ये मेरा स्टेटमेंट है। मुझे थीम टॉपिक क्वेश्चन का मिनरल रिसोर्सेज क्लियरली पता चल रहा है, मिनरल रिसोर्सेज क्लियरली पता चल रहा है, राइट। उसके बाद स्टेटमेंट मुझे इम्प्लिसिट डिमांड देती है। इम्प्लिसिट डिमांड क्या हो गया कि आप इस क्वेश्चन का जो एनालिसिस पार्ट है उसमें उसको ब्रेक करें। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको 2 एनालिसिस पार्ट मिल पा रहे थे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हायर फंक्शनरीज पे चेक बना रहा है, कैसे सिटीजन्स पे चेक बनाता है, अलाइक। नाउ हियर आपको 2 एनालिसिस पार्ट नहीं मिलने वाले। अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाई द माइनिंग। सो सिंपली आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फॉर द कंट्री इकोनॉमी ये बताना है आपको इम्प्लिसिट डिमांड, राइट। इंपॉर्टेंस बताना है आपको मिनरल रिसोर्सेज का फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड। वो आप इंट्रोडक्शन में ही मिनरल रिसोर्सेज का कॉन्टेक्स्ट सेट कर दोगे कि हाउ दीज आर एक्सप्लॉइटेड।
तो हाँ, डेटा वाइज आप यूज़ करके या किसी एग्जाम्पल से आप यहीं सब्सटेंशिएट कर सकते हो। इम्प्लिसिट डिमांड में आप सिंपली आप इंपॉर्टेंस बताते जाओगे, कैसे ये कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए फंडामेंटल है या इंपॉर्टेंट कैसे। तो आप सेक्टोरल अप्रोच लेके कैसे ये एनर्जी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप पॉइंटर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब पॉइंट जनरेट करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग, इट इज अ एडवांस फ्रेमवर्क दैट विल लर्न थ्रू डिस्कशंस विद अस इन आवर स्मैश मेंस प्रोग्राम बेसिकली, राइट। उसके बाद रेफरेंस ऑफ थीम देखोगे, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है रेफरेंस ऑफ थीम, मिनरल रिसोर्स की बात ही चल रही है। आपको सीधे एक्सप्लिसिट डिमांड निकालना है यहाँ पे। तो एक्सप्लिसिट डिमांड क्या है, वाई माइनिंग इज कंसिडर्ड environmental hazard, so that is one demand कि आपको बताना पड़ेगा what are the regions because of which it is considered, what are the factors, right? Explicit demand 1, what is this, और explicit demand 2 में आपको क्या निकालना पड़ेगा, steps बताने पड़ेंगे to remedial measures के step बताने पड़ेंगे, राइट। और डायरेक्टिव वाई लगा हुआ है, नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव एक्सप्लेन लगा हुआ है, ये भी नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव है, इसके अंदर कुछ फंक्शन ज़्यादा होता नहीं है, राइट। सो अगर आप देखोगे तो आपके पास थीम क्या आ गई, इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास क्या आ गया, ये आपका इंट्रो में चल जाएगा थीम, मिनरल रिसोर्सेज और उसका एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद इम्प्लिसिट डिमांड में पहला डिमांड आ गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फॉर कंट्रीज इकोनॉमी, सेकंड डिमांड वाई इट इज़ कंसिडर्ड, वाई माइनिंग इज कंसिडर्ड एनवायरमेंटल हजार्ड, तीसरा डिमांड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। अब आपको क्या करना है, इसका वेटेज मैनेजमेंट करना है, स्पेस मैनेजमेंट करना है। तो क्लियरली अगर आपके पास 3 पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो आप इंट्रोडक्शन यहाँ लिखोगे, आप बताओगे क्यों फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंस बताओगे बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज का, सेक्टरल अप्रोच लगा के आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉजेज बताओगे, इसको क्यों इन्वायरमेंटल हजार्ड समझा जाता है, राइट। एंड देन आप मेजर सजेस्ट करोगे, राइट, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट करोगे, राइट, एंड देन यू विल कंक्लूड द आंसर। नाउ व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन बेसिकली, कि अगर आप देखोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में कॉम्पोनेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आप चाहो तो हर कॉम्पोनेंट में रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉम्पोनेंट्स हैं बॉडी के अंदर, तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स रिड्यूस कर सकते हो। बट यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट्स ही आपके पास बॉडी के अंदर, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, मैंने क्यों लिया था ये दोनों क्वेश्चन, कि जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में इम्प्लिसिट डिमांड में 2 या 3 एनालिसिस पार्ट हो, जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही एनालिसिस पार्ट हो जो कि एक ही डिमांड आपको दे रहा हो। तो ये वेरिएशंस आपको मल्टीपल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ मूविंग ऑन, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे यूपीएससी के टॉपर्स ने कैसा आंसर लिखा है उसको देखते हैं और किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द कॉपी ऑफ राघव झुंझुनवाला वाला रैंक 4 दिस ईयर। अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे उसकी एक कॉपी का स्क्रीनशॉट है, क्वेश्चन टाइप 2 का है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है और उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ आगे बढ़ रहा है। नाउ I have to find, after identifying the type of the question, I have to find the theme and demand of the question basically। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की थीम और डिमांड को निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एक स्टेटमेंट वाला पार्ट है और एक आफ्टर स्टेटमेंट वाला पार्ट है, यस, जिसको मैं लिख रहा हूँ। क्लियरली अगर आप देखोगे स्टेटमेंट को पढ़ के तो क्या लिख रहा है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज ग्लोबल हब फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियरली आपको थीम पता चल पाएगी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चन है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चन है, राइट। और इम्प्लिसिट डिमांड मतलब क्या, अगर आप इसी का एनालिसिस पास समझने की कोशिश करोगे तो कैसे इंडिया हब बन रहा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, वो आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, ठीक। तो इम्प्लिसिट डिमांड वुड बी व्हाट, यू गिव एग्जांपल्स की हाउ इंडिया इज बिकमिंग हब ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यू हैव टू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। नाउ क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, दैट इज आफ्टर स्टेटमेंट पार्ट, कैन सोशल एंटरप्राइजेस इफेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट द स्टेट इन अचीविंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो येस इट कैन, but there would be some challenges as well, right? So demand 1 would be what, you justifying the statement, and demand 2 would be what, you are telling the challenges and limitations also, and then a way forward and then a conclusion, right? So अगर इस क्वेश्चन की डिकोडिंग ऐसे हो गई, नाउ लेट्स सी कि राघव ने क्या इस तरीके से ही आंसर को लिखा है। तो यू विल फाइंड कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इंट्रोडक्शन है, दैट इज अराउंड द थीम। उसके बाद इसने इंपॉर्टेंट केस स्टडी दिया है यहाँ से यहाँ तक टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस इज वॉज द इम्प्लिसिट डिमांड। और इम्प्लिसिट डिमांड ये कह रहा है कि हाउ इंडिया इज ग्लोबल हब फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए इसने केस स्टडी डाल दी टू जस्टिफाई दैट। यानी कि ये इम्प्लिसिट डिमांड का सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देकर नहीं आगे बढ़ रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है अपनी बॉडी पार्ट, राइट। उसके बाद कैन सोशल एंटरप्राइजेज इफेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट, तो यस कर पा रहा है, तो इफेक्टिवनेस कैसे है उसका, वहाँ पे यहाँ तक इसने ये बताया हुआ है। और
नहीं, क्योंकि चैलेंजेस भी है और चैलेंज वे फॉरवर्ड को एक साथ एड्रेस कर दिया और कंक्लूड कर दिया. नाउ वन थिंग इज दिस कि डिमांड के अंदर इतने सारे कंपोनेंट होने के बावजूद भी राघव वॉज एबल टू लेट्स से डू द स्पेस मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर वेरी प्रॉपरली. अगर आप देखोगे चैलेंज और वे फॉरवर्ड को एक साथ ले लिया, ज़्यादा कंपोनेंट है इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है अगर आप देख पा रहे होगे तो. So this is how you have to, let's say, do the permutation and combination with respect to the space management, right? And then you have to start writing IBC basically. So this is how the rankers are doing, which is exactly the similar thing which I taught you. Now moving on, एक और ranker की copy देखते हैं कि how he has written, how he has structured the answer. So basically this is the copy of Akansh Dhul, rank 3 this year. अगर आप देखोगे स्क्रीन पे एक टाइप 2 का क्वेश्चन है, दैट इज स्टेटमेंट एंड आफ्टर एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ क्वेश्चन बना हुआ है. नाउ दिस स्टेटमेंट विल गिव यू व्हाट, द थीम एंड द इम्प्लिसिट डिमांड. अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट, दिस इज द टॉपिक, राइट. तो डिसेंट के बारे में इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखा हुआ है एक कोट ऑफ CGI. और एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट इज सेंट्रल टू द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में हाउ डिसेंट इज सेंट्रल टू द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वाई इट इज, इसने इम्प्लिसिट डिमांड को यहाँ से यहाँ तक एड्रेस किया हुआ है अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट. उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि एक्सप्लिसिट डिमांड आ गया. यहाँ पे आप देखोगे रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, ठीक है. क्योंकि डिस्कस लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स यू टू गो अबाउट 80-20 अप्रोच या 70-30 अप्रोच, यानी कि आपको बियॉन्ड डिमांड कुछ तो कुछ जाना पड़ेगा. फॉर दैट ही इज राइटिंग अ वे फॉरवर्ड हियर एंड देन ही इज कंक्लूडिंग द आंसर. So can you see, even the rankers are using the same rules and patterns, and based on that only we have derived all these formulas and rules so that आप limited amount of time में अपने fundamentals of answer writing पे grip कर पाओ, right? And once the structuring part is clear, 50% of the task is already done, right? Now moving on, एक और आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको खुद एनालाइज करना. Now moving on टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है वो समझते हैं. तो सेकंड कैटेगरी में हमने समझा था कि विदाउट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, राइट. अब इसके अंदर भी दो टाइप है क्लियरली, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है. टाइप 3 इज व्हाट, एनालिटिकल डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जो कि नॉन स्टेटमेंट वाले होते हैं. और टाइप 4 क्या होता है, नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जो कि विदाउट स्टेटमेंट वाले होते हैं. दीज आर द टू टाइप्स. सो राइट नाउ विल बी टेकिंग टाइप 3. नाउ मूविंग ऑन, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आप देखोगे तो इन क्वेश्चंस में पहली बात तो कोई स्टेटमेंट नहीं होता. फॉर एग्जांपल, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, देयर इज नो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हियर. डायरेक्टिव भी यही है, आपसे पूछ भी रहा है मेन एस्पेक्ट बता दो पॉलिसी का. सो बेसिकली डिमांड भी आपको एक्सप्लिसिट आ रही है, डायरेक्टिव भी आपको मिल रहा है, और स्टेटमेंट काइंड कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे नहीं होती. इवन इन द क्वेश्चन विद डबल डायरेक्टिव अगर आप देखोगे तो देयर इज अ क्वेश्चन हियर, यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट लिखा हुआ है, और उसका जो पहला वाला पार्ट है क्वेश्चन का वहाँ पे एक्सप्लेन लिखा हुआ है. दिस इज नॉट अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. अगर आपको पढ़ो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि सिग्निफिकेंस डायरेक्टली पूछ लिया. अगर ये स्टेटमेंट होता तो सारी चीज़ें इम्प्लिसिट होती, बट दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ चीज़ें आ रही, राइट. और डायरेक्टिव भी लगा हुआ है यहाँ पे. स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टिव नहीं होता, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद डायरेक्टिव होता है, राइट. बट दिस फ्रेमिंग इज डिफरेंट देन द फ्रेमिंग ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट. और आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, राइट. तो प्रैक्टिस बैंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर पाओ और बेटर रिकॉग्नाइज कर पाओ इस टाइप के पैटर्न्स को. नाउ हाउ टू डू दीज, हाउ टू डिकोड द थीम एंड डिमांड ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो थीम तो आपको पता चल गया होगा कि आपको ऑब्जर्व करके ही निकालना है. दिट डिपेंड्स अपॉन योर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग कि आप टॉपिक पकड़ पा रहे हो कि नहीं. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी टॉपिक पकड़ने की तो गेम वहीं ओवर हो जाएगा, ठीक है. एंड द थीम विल गो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो डिमांड है ना वो कुछ भी इम्प्लिसिट नहीं होती, कुछ भी छुपा नहीं होता है इसके अंदर, आपको डिराइव नहीं करना पड़ता. नो इम्प्लिसिट डिमांड्स, ऑल द डिमांड्स आर व्हाट, एक्सप्लिसिट, राइट. तो आपको क्लियरली दिख जाएगा आपसे क्या पूछा गया. क्वेश्चन रोल, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, इस तरीके से लिख के आएगा, राइट. बट यहाँ पे जो स्टेप 2 है, दैट इज थीम डिमांड निकालना, वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट स्टेप 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि ये एनालिटिकल डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको डायरेक्टिव के फंक्शन पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें अंदर कोई हिडन डिमांड तो नहीं, क्या बियॉन्ड डिमांड तो नहीं जाना है, क्या आंसर एक डेफिनेट अप्रोच में लिखने के लिए डायरेक्टिव तो नहीं बोल रहा. ये सारी चीज़ें आपको स्टेप 3 में जाकर चेक करनी पड़ेगी. तो स्टेप 3 इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर करना है उसको देखते हैं. तो हमारे पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, GS2 का 10 नंबर का, यानी कि आपको 2 पेजेस मिलेंगे. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, you identify the framing of the question, and the framing of the question is what, this is the question with analytical directive, right. Second step is what, you identify the theme and demand of the question. तो second step में हम theme and demand निकालने की कोशिश करेंगे, theme और demand, right. theme क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक,
अगर आप ढंग से पढ़ो क्वेश्चन तो पता चलेगा कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्वेश्चन का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे 80 लिख दे रहा हूँ, दिस इज द टॉपिक जो हमारा इंट्रोडक्शन में जाएगा, इंट्रो में, ठीक है। नाउ डिमांड देखते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर भी डिमांड है, क्या, नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज कम्पेयर टू कोर्ट सिस्टम, यानी कि पहले आपको डिमांड बताना पड़ेगा क्योंकि आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कि नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट, वाई देयर इज अ नीड। उसके बाद देखोगे एसेस द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स क्या है रीसेंट, ये बताओ। एक्सप्रेस डिमांड टू क्या है कि रीसेंट आप ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स क्या है ये बताओ, राइट, रीसेंट रिफॉर्म्स क्या है ट्रिब्यूनल के, ये बताओ। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, राइट। बट द क्वेश्चन हैज अ डायरेक्टिव दैट इज एसेस, तो हमारा स्टेप 2 तो ये रहा, स्टेप 3 क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव पे हमको काम करना है। तो डायरेक्टिव क्या करे, एसेस करो। तो ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म आप यहाँ पे बात कर रहे हो, इसके आपको पॉजिटिव्स भी बताने पड़ेंगे और नेगेटिव्स भी बताना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव से जो डिमांड 3 निकल के आ रही है, यू विल टेल द पॉजिटिव आस्पेक्ट, यू विल टेल द challenges or limiting aspects of these reforms, right, and in conclusion you can conclude with way forward, right। so आपके पास ये डिमांड 3 यहाँ निकल के आएगी विद द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव। तो इस तरीके के क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव का जो रूल है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, राइट। कमेंट यहाँ पे जो है डायरेक्टिव वो नलीफाई हो जाता है बेसिकली। सो अगर मैं आपको इसका स्पेस मैनेजमेंट करके दिखाऊँ और ड्रॉ करके दिखाऊँ इसका आर्किटेक्चर कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो यू हैव 2 पेजेस, दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यू कैन टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेसिकली, राइट। नाउ यू हैव टू गिव द फर्स्ट हेडिंग दैट इज नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यहाँ पे आप 3-4 पॉइंट लिखोगे क्योंकि 10 मार्कर में ही आपको कंप्लीट करना है, 2 पेजेस है आपके पास। आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाओगे छोटा सा, और आप क्योंकि ये एक्सप्लिसिट डिमांड है फिर भी आप ट्रिब्यूनल में जो रिफॉर्म्स आए हैं उनको कोड कर दोगे। वाई, बिकॉज जो रिफॉर्म्स है ना वो एक फैक्चुअल आस्पेक्ट है, और फैक्चुअल आस्पेक्ट को आप कुछ ज़रूरी नहीं कि आप हेडिंग पॉइंटेड फॉर्मेट यूज़ करो, उसके लिए आप डायग्राम का भी यूज़ करके रिफॉर्म्स बता सकते हो, ठीक। तो रिफॉर्म जो आए हैं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, आप डायग्राम का यूज़ करो, हब एंड स्कोप का बता दो यहाँ पे, राइट। अब उसको आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स बेसिकली, राइट, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज स्टिल देयर, वो आप बताओगे यहाँ पे। एंड देन आप वे फॉरवर्ड बताना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कंक्लूजन के साथ ही इसको ऐड कर सकते हो। तो दिस इज हाउ योर आंसर इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड दिस वे। सो आपके दिमाग में ये मेंटल स्पेस मैनेजमेंट बन जाना चाहिए बिफोर यू राइट एनीथिंग। Now, there are a lot of students, they'll write like this. For example, this is page 1, this is page 2. आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लिखा, आपका पूरा पेज यहाँ तक आ गया। फिर आपने रिफॉर्म्स बताने की कोशिश की, हो सकता है कि कोई रिफॉर्म्स डायग्राम के थ्रू बता दे, बट देयर विल बी स्टूडेंट्स जो उसको हेडिंग पॉइंटर्स का यूज़ करके बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना पेज लग जाएगा। जो इवैल्यूएशन वाला एस्पेक्ट है, एनालाइज वाला एस्पेक्ट, राइट, वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव टेबल फॉर्मेट में डाल के बता सकते हो, इस तरह से भी बता सकते हो, ठीक है, एंड कंक्लूड कर सकते हो। सो यू कैन यूज एनी, डिपेंड अपॉन व्हाट योर राइटिंग स्टाइल इज बेसिकली, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगेन क्वेश्चन विद एनालिटिकल डायरेक्टिव टाइप में है, दैट इज टाइप 3, 10 मार्कर का है, 2025 का GS1 का क्वेश्चन। अगर आप देखोगे क्वेश्चन से एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। तो बेसिकली आपकी थीम क्या हो गई कि अकबर का जो ये रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, दैट इज योर टॉपिक बेसिकली, राइट। डिमांड क्या है, डिमांड एक ही है, डिमांड 1, दैट इज मेन एस्पेक्ट ऑफ इट, मेन एस्पेक्ट ऑफ इट, मेन एस्पेक्ट। तो ये फैक्चुअल पार्ट हो गया कि व्हाट वर द मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, राइट, ठीक है, मेन एस्पेक्ट आ गया। नाउ यू हैव द थर्ड स्टेप दैट इज फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव। एग्जामिन आपको क्या बोल रहा है कि मेन एस्पेक्ट को क्या करोगे, एग्जामिन करो। दिस रिक्वायर्स 50-50 अप्रोच बेसिकली, राइट। यानी कि डिमांड 2 में जो आएगा फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव से निकल के आ रहा है कि आप उसका सिग्निफिकेंस बताओगे और इसके चैलेंजेस बताओगे कि क्या चैलेंजेस थे या सिग्निफिकेंस क्या था, वो आप इवैल्यूएट करके यहाँ बताओगे एंड देन कंक्लूड करोगे। तो क्वेश्चंस विच हैव एनालिटिकल डायरेक्टिव एंड नॉन स्टेटमेंट बेस्ड, उनके अंदर डायरेक्टिव का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टिव के अंदर से डिमांड निकल के आ रही होती है और आपको डायरेक्टिव की समझ नहीं होगी, जो कि अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो आपका गेम वहीं आंसर में ओवर हो जाएगा, राइट, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। सो अगर मैं इसको लिस्ट से आपका फोर्थ स्टेप दैट इज वेटेज मैनेजमेंट करके दिखाऊँ, तो आप सिंपल इंट्रोडक्शन लिखोगे कि व्हाट वाज द अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म इज बेसिकली कि जो बिलीव्स होते हैं डिफरेंट कल्चर्स के, उनको कैसे आप ब्लेंड करके एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हो बेसिकली। सो दैट इज़ व्हाट अकबर यूज्ड टू डू, इंटरफेस डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें कराता था वो। तो अगर आप देखोगे तो मेन एस्पेक्ट आप बताओगे, यहाँ पे मेन एस्पेक्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फिर आप एक टेबल बना दो जहाँ पे आप उसके सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस बताते जाओ और आप कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे ऐसे आके। तो इसका जो मेंटल आर्किटेक्चर आप बनाओगे स्पेस मैनेजमेंट का,
वो बहुत ही ज़्यादा लेट्स से नुआंस नहीं होगा, बहुत ही सिंपल होगा बेसिकली। नाउ मूविंग ऑन, अब रैंकर्स की कॉपीज देखते हैं वो कैसे टाइप 3 के क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। नाउ स्क्रीन पे हमारे पास राघव झुंझुनवाला की कॉपी है, रैंक 4 दिस ईयर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन वॉट वेज, दिस इज द डायरेक्टिव विच इज एनालिटिकल डायरेक्टिव, डज अर्बनाइजेशन चैलेंज ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सोशल कोहेजन इन इंडियन सोसाइटी। किस तरीके से अर्बनाइजेशन चैलेंज कर रहा है सोशल कोहेजन को, विच इज़ द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में जो थीम है, अर्बनाइजेशन भी है और सोशल कोहेजन भी है। वी हैव टू टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हियर। तो वेन एवर यू हैव टू टॉपिक्स इंटरलिंक्ड, यू राइट अ कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन बाय इंटरलिंकिंग दोज टू टॉपिक्स। और इंट्रोडक्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पे इसने जीएस घुरिया का कोट यूज़ किया है, जहाँ पे ये अर्बनाइजेशन और सोशल कोहेजन को लिंक कर रहा है। सो थीम जो है अर्बनाइजेशन क्रॉस सोशल कोहेजन के बेसिस पे एक कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसने लिखा है, विच इज़ गुड, राइट। नाउ the demand of the question is कि how urbanization challenging the traditional notions of social cohesion in Indian society, that is demand one, but in what ways, it is not always कि urbanization की वजह से सारा कुछ social cohesion degrade ही हो रहा है, right। so demand two would be what, the opposing view। तो अगर आप इसकी कॉपी देखने की कोशिश करोगे तो here you will find कि how urbanization posing challenge for social cohesion, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अलाइनमेंट में इसने यहाँ पे इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, बट स्टिल इट्स ऑल्सो इम्पोजिंग, यानी कि अदर व्यू, अपोजिंग व्यू भी बात कर रहा है यहाँ पे, एंड देन ही इज एंडिंग द आंसर हियर विद अ सजेस्टिव कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू structure type 3 question. Even the rankers are using the same formula basically, right। Moving on, again this is a copy of Akansh Dul। You have to take the screenshot of this particular let's say copy, और आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके से ये आंसर स्ट्रक्चर हुआ है बेस्ड ऑन द सेम रूल्स विच हैव टॉट यू। नाउ मूविंग ऑन, द लास्ट टाइप वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज टाइप 4। विदाउट स्टेटमेंट कैटेगरी में दूसरा टाइप है, दैट इज टाइप 4, जहाँ पे नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस बेसिकली, जहाँ पे व्हाट, वाई, हाउ डायरेक्टली दिया होता है। व्हाट, वाई, व्हाट, हाउ डायरेक्टली आपको दिया रहता है, राइट। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव पे ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को पहचानने की कोशिश करोगे, अगर देखोगे तो डायरेक्टली पूछा हुआ है व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी मेट। क्वेश्चन में डायरेक्ट चीज़ें पूछी हुई हैं। अब इसमें आपको बहुत ही एनालिटिकल डायरेक्टिव नहीं लगा हुआ, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो सिंपल पूछा हुआ है वो आपको बताना है। सिमिलरली अगर आप देखोगे व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग ह्यूमन एक्सटिंक्शंस लाइफ, व्हाट स्ट्रैटेजीज, देख रहे हो कि यहाँ पे व्हाट, वाई, हाउ डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देयर इज नथिंग यू कैन गो बियॉन्ड डिमांड समथिंग, कुछ भी हिडन नहीं है, राइट। देयर इज नो स्टेटमेंट कि कुछ भी इम्प्लिसिट भी नहीं है। दीज आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली, राइट। तो इनके लिए क्या रूल है, सिंपली आपको थीम पता करना है, थीम दैट इज टॉपिक, आपको ऑब्जर्व करके मिल जाएगा, आपको इंट्रो में लिखना है वो, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे सारे डिमांड्स जो है ना वो डायरेक्ट होते हैं, सारे के डायरेक्ट होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, कुछ भी छुपा नहीं होता। सिंपली आपको क्या करना है, सारे डिमांड्स को क्रोनोलॉजिकली अपने बॉडी में एड्रेस कर देना है, राइट। नाउ दैट इज स्टेप 2। स्टेप 3 इज व्हाट, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव। क्योंकि फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव, क्योंकि कोई भी डायरेक्टिव एनालिटिकल है नहीं, तो बहुत फंक्शन उसका आता नहीं है, तो आपका फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव जो है वो नलीफाई हो जाता है। आप क्लियर, आपका फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव जो है नलीफाई हो जाता है। आप डायरेक्टली क्या है, स्टेप 4 पे जाओगे, वेटेज मैनेज करोगे कि किस डिमांड को कितना स्पेस देना है, और आप फिर अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, दैट इज 5th स्टेप लिखना शुरू कर देंगे। सो इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन हियर सेज व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रीसेंट टाइम्स, स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर efficient irrigation management। So this is the question, right? This is of 2024, right? तो क्वेश्चन का टाइप तो आपको पता चल गया, टाइप 4 है ये, नॉन एनालिटिकल डायरेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। स्टेप 2 क्या करोगे आप इसका थीम डिमांड निकालने की कोशिश करोगे। थीम क्या है, इरिगेशन सिस्टम, क्लियरली पता चल रहा है थीम क्या है, इरिगेशन सिस्टम। अब स्टेट द मेजर्स, अच्छा डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की, अगर आप पढ़ोगे व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, तो मेजर चैलेंजेस डिमांड 1 है, ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, डिमांड 1 मेजर चैलेंजेस, और स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरिगेशन, तो स्टेट द मेजर्स डिमांड 2 हो गया। उसके बाद कुछ भी फंक्शन और डायरेक्टिव आपको नहीं लगाना, क्योंकि सारे जो डायरेक्टिव है वो नॉन एनालिटिकल है, राइट। नाउ मैं अगर आपको इसका वेटेज मैनेजमेंट करके दिखाऊँ, तो अगर आप देखोगे तो दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2। सिंपली आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। पहला डिमांड व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन रीसेंट टाइम्स, वो बताना है, राइट। उसका डिमांड 2 बताना है कि क्या आप मेजर्स लोगे, राइट, और फिर आपको कंक्लूड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। तो दीज टाइप 4 क्वेश्चंस आर द सिंपलेस्ट वन। यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इवन द वेटरन, बिगिनर्स एंड रैंकर्स, दे आर एट द सेम लेवल।
बट रैंकर्स या जो अदर वेटरन आस्पिरेंट्स है वो कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे. दैट विल लर्न इन एडवांस्ड frameworks or fundamentals of answer writing. Now that we will learn in advanced sessions of answer writing techniques, which we do in our Smash Wins program basically. Now this is how you have to structure this particular type 4 questions. Now again आगे स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसको आप खुद स्ट्रक्चर करने की कोशिश करना. राइट नाउ एक रैंकर कॉपी भी देख लेते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे रैंकर्स कर रहे हैं. नाउ डायरेक्ट क्वेश्चंस आई टोल्ड यू दे आर द नॉन एनालिटिकल बेस्ड विदाउट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. दीज आर द इजीएस्ट वन. यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, कंपेयर द पावर ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड यूके, हाउ डू देयर रूल रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम. दिस इज द क्वेश्चन. तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन का क्वेश्चन है, इंडिया और यूके का थीम पता चल गई, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आ गया. कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर दिया. रोल्स कैसे डिफर कर रहे हैं वो यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे क्वेश्चन को एंड कर दिया. राइट कंक्लूजन के साथ. इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा होता, सारे के सारे डिमांड एक्सप्लिसिट होते हैं, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव कुछ होता नहीं है. सिंपली वॉट एवर इज आस्क्ड यू कैन राइट डायरेक्टली. राइट नाउ विद दिस आवर लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड. आपको अभी तक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ गई होगी, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन स्ट्रक्चर करता है, कितने टाइप होते हैं और उनको डिकोड करने का क्या तरीका है वो आप सीख गए होंगे. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आ रहा है, ट्राई टू रिविजिट दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आ जाए. नाउ इफ़ यू आर समवन हु आर going to attempt the mains examination this year, you can scan this QR code and you can inquire about our Smash Mains program. Here in the Smash Mains program, we help students who are mains appearing this year to improve their answer writing skills so that they can get a good rank for themselves. Now, if you have any doubt regarding this particular session, आप क्या कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो. दिस इज माई टेलीग्राम ID and you can take the screenshot of this particular slide. Now, thank you and stay tuned with Civil CIS.